पूरे जंगल को भयानक आग ने अपनी लिपेट में ले रखा था और उसी जाल से एक काला साया ऊपर उठ कर आया और उसने थैनोस का रूप धार लिया, एक जादुई शैतान जो इस दुनिया पर राज करने आया था। थैनोस जहां पर भी जाता उसके गुजरने से वो जगह तहस नहस हो जाती थी। वो अपने पीछे उस जगह के और चीजों के सिर्फ निशान छोड़कर आगे बढ़ने लगता। वो हवा में तैरता हुआ आगे आगे बढ़ता था। धीरे धीरे लोगों को उसके बारे में पता चल गया और लोगों के मन में थैनोस की दहशत जाग उठी। उसका नाम सुनते ही लोग थर थर कांपने लगते थे। मुझे अपना मालिक मानो इंसानों, नहीं तो मैं सारी दुनिया जलाकर राख कर दूंगा। तुम लोग मेरे सामने सूखे तिनके की तरह हो, जो मेरे पास आते ही जल जाओगे। मुझसे डरो इंसानों, हम हमारे ऊपर वाले से डरते हैं, तुम जैसे शैतान से नहीं। ऊपर वाला तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर देगा। मैं भी तो देखूं कौन मुझे सजा देने लायक यहाँ जिंदा बचता है। थैनोस ने गुस्से में आकर उस आदमी को वहीं पर खत्म कर डाला। ऐसे लोगों को छूने तक की भी उसे जरूरत नहीं पड़ती थी। थैनोस ने शहर से बाहर आने जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए। अरे ये क्या हो गया है? इस शहर में कोई भी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? ना किसी से मैं संपर्क कर पा रहा हूँ। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। शायद वहाँ पूरा शहर ही खतरे में है। मुझे जल्द से जल्द वहाँ जाना चाहिए। राहुल दूसरे शहर में रहता था, पर उसके सारे दोस्त उसी शहर में रहते थे जहाँ थैनोस ने आतंक मचा रखा था। राहुल 2 दिन से उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, पर हो ही नहीं पा रहा था। इसे इसलिए अपने दोस्तों की चिंता सताने लगी। उसने ठान लिया कि वो खुद शहर जाकर पता करेगा कि आखिर माजरा क्या है। राहुल के पास एक आयरन मैन रोबोट था, जिसकी वजह से वो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसानी से हल कर लेता। वो तुरंत अपने रोबोट को लेकर उस शहर जा पहुंचा। शहर की सीमा पर पहुंचते ही उसे खतरे का अंदाजा हो गया। ये क्या, इस पूरे शहर में तबाही क्यों है? मैं इस शहर के अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनदेखी शक्ति मुझे इस शहर के अंदर जाने से रोक रही है। लेकिन मुझे अंदर जाने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। चलो आयरन मैन रोबोट, काम पर लग जाओ। तुम ही मेरा आखिरी सहारा हो। तब वो आयरन मैन रोबोट हवा में उड़कर पूरे शहर का जायजा लेने लगा। थोड़ी ही दूर उसे अपने कंप्यूटर में थैनोस दिखाई दिया। वो तुरंत राहुल को लेकर उस जगह पर पहुंचा। जैसे ही वो वहां पहुंचा तो उसने देखा चारों ओर तबाही मची हुई थी और बर्बादी का मंजर छाया हुआ है। कहीं लोग रो रहे हैं तो कोई दर्द से तड़प रहा है। चारों तरफ तबाही ही तबाही थी। तब उसके कानों में एक भयानक सी आवाज गूंजी, अब हर तरफ मेरा ही साम्राज्य होगा और मैं बनूंगा सबका बादशाह। तो ये है उसके पीछे का करता धरता। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। पर ये कोई मामूली इंसान नहीं लग रहा, ये कोई जादुई शैतान है। आयरन मैन रोबोट, तुम्हें अपनी सारी ताकत लगानी पड़ेगी। तभी शैतान की नजर राहुल और उसके आयरन मैन रोबोट पर पड़ी। पर आयरन मैन रोबोट भी लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार था। थैनोस ने अपने जादुई शक्तियों से आयरन मैन रोबोट पर हमला कर दिया, लेकिन आयरन मैन रोबोट पर उस हमले का कोई असर नहीं हुआ और वो एक मजबूत चट्टान की तरह अपनी जगह पर डटा रहा। अरे इस पर तो किसी जादू का असर ही नहीं हो रहा। आखिर ये चीज क्या है? अब मेरे रोबोट की बारी है थैनोस, बच सकता है तो बच के दिखा। तब आयरन मैन रोबोट ने थैनोस पर हमला कर दिया और दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। थैनोस बार बार आयरन मैन पर हमला कर रहा था। आयरन मैन भी थैनोस को बराबर जवाब दे रहा था। काफी
काफी देर की लड़ाई के बाद आयरन मैन ने अपने सूट से थैनोस पर गोलीबारी शुरू कर दी और उसे वहीं पर खत्म कर दिया। इस तरह आयरन मैन रोबोट ने बड़ी आसानी से थैनोस का खात्मा कर दिया। उदयपुर नामक गांव में सोनू नाम का एक आदमी रहता था। गांव में बस वही एक साहसी होने का रौब जमाते रहता था। सबके सामने अपने साहसी होने के किस्से भी बहुत सुनाया करता था। एक दिन सोनू गांव में घूम रहा था। वहां पर शामू नाम का एक व्यक्ति रहता है। तभी सोनू उसके पास जाता है। अरे कौन हो भाई, लगता है गांव में नए आए हो। हाँ, मेरा नाम शामू है, मैं इस गांव में नया हूँ, दूध का व्यापार कर रहा हूँ। और आप क्या करते हो? क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? गांव में कोई भी नया आता है सबसे पहले मेरे बारे में ही सुनता है। अच्छा, आप क्या करते हो? अरे मैं तो खतरों का खिलाड़ी हूँ, साहस के काम करते रहता हूँ। कोई भी अगर खतरे में हो तो उसे तुरंत बचा लेता हूँ। अब तक मैंने बहुत बड़े बड़े साहस कार्य किए हैं। अच्छा, फिर तो आपको बहुत सारे अवार्ड और रिवार्ड भी मिले होंगे। सोनू केवल अवार्ड और रिवार्ड के लिए कोई साहस कार्य नहीं करता। अगर कोई भी तुम्हें खतरा हो तो मुझे बता देना, मेरे होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सोनू जी, अब मैं चलता हूँ। इस तरह शामू वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह शामू दूध लेकर अपनी बाइक पर जंगल से गुजर रहा होता है। जंगल में उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वहां कुछ ही दूर उसे एक सायरन हेड दिखाई देता है। उसे देखकर शामू डर के मारे कांपने लगता है और अपनी बाइक को वहीं छोड़कर सोनू के पास दौड़ लगाता है। सोनू भाई मुझे बचा लो, एक अजीब से जानवर ने मेरी बाइक को रोक लिया। किसी भी तरह आप इसका अंत करो। चलो अभी चलते हैं वहां। ठीक है, डरो मत, चलो चलते हैं। इस तरह दोनों मिलकर सायरन हेड के पास जाते हैं। उसे देखकर सोनू कहता है, अरे ओ सायरन हेड, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर सायरन हेड आगे बढ़कर सोनू को उठाकर दूर फेंक देता है। बाप रे, ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये तो बहुत खतरनाक है। इसके हाथ लग गए तो हमारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। चलो भाग चलते हैं यहाँ से। अरे आप तो बहुत बहादुर हो ना, आप भी ऐसे डर जाओगे तो कैसे चलेगा? अभी जाकर इसका अंत कर दीजिए। अरे बाप रे, आज से मेरे पूरे साहस कार्य बंद। मेरी जानकारी में एक साइंटिस्ट है, चलो उसके पास चलते हैं, वही कुछ उपाय बताएंगे। फिर दोनों साइंटिस्ट के पास जाते हैं और सारी बात उसे बताते हैं। आप चिंता ना करें, वहाँ एक सायरन हेड है, उसका अंत करना बहुत मुश्किल है। कुछ ही दिन पहले मैंने एक प्रयोग किया था। सायरन हेड का अंत करने के लिए मैंने एक मैजिकल जेसीबी रोबोट बनाया था। अब जाके मुझे एक अच्छा मौका मिला है उसे इस्तेमाल करने। इस तरह साइंटिस्ट मैजिकल जेसीबी रोबोट को उन्हें दिखाता है। उसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार होती है। साइंटिस्ट जी, ये तो बहुत ही भयंकर है, लेकिन क्या ये सायरन हेड से फाइट कर पाएगा? हाँ, क्यों नहीं, ये जरूर उससे फाइट करेगा। चलो तुरंत चलते हैं। इस तरह मैजिकल जेसीबी रोबोट को लेकर सायरन हेड के पास जाते हैं। वहां पर सायरन हेड इधर उधर घूमते रहता है। तभी साइंटिस्ट कहता है, ये कोई साधारण सायरन हेड नहीं है, बहुत ही खतरनाक है। फिर भी तुम भागना नहीं, उसका सामना करना और अंत तक टिके रहना, तभी हम विजय हो पाएंगे। इस तरह अपने मैजिकल जेसीबी रोबोट को आज्ञा देता है। वो तुरंत जाकर सायरन हेड पर हमला कर देता है। वो अपनी मैजिकल तलवार से सायरन हेड पर काफी हमले करता है, लेकिन सायरन हेड भी काफी तेज था। वो हर बार मैजिकल जेसीबी रोबोट को चकमा दे देता है। काफी देर लड़ाई होती रहती है और आखिरकार रोबोट सायरन हेड का अंत कर देता है। मैंने जो मैजिकल जेसीबी रोबोट बनाया था वो सक्सेसफुल हो गया। मैं सारी दुनिया में फेमस हो जाऊंगा।
हाँ हाँ साइंटिस्ट जी, सच में आप बहुत ही बहादुर हो। चामू, मुझे माफ कर देना दोस्त, मैंने बेकार में ही अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोला था, लेकिन मैं असल में बहादुर नहीं हूँ। नहीं नहीं भाई, ऐसा मत कहो, आखिरकार हम खतरे से बच ही गए। अंत भला तो सब भला। फिर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। गांव में शंकर नाम का एक ट्रैक्टर ड्राइवर रहता था। वो हर दिन दुकानों को अंडे सप्लाई करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन अंडे का सप्लाई करके घर लौट रहा था। जंगल के रास्ते में एक छोटा डायनासोर का बच्चा बिना हिले पड़ा रहता है। तभी इस डायनासोर को देखकर शंकर रुक गया। अरे ये तो डायनासोर का बच्चा है। अरे ओ, रास्ते से हटो वरना ट्रैक्टर के नीचे आ जाओगे। इस तरह शंकर के बार बार कहने पर भी वो डायनासोर नहीं हिलता। तो शंकर डायनासोर को अपने ट्रैक्टर में डालकर घर ले आता है। अरे वाह, कितने खूबसूरत हो, मैं तुम्हारा देखभाल करूंगा, मेरे पास ही रहना। ठीक है, मैं यहीं रहूंगा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को ला कर दो। अच्छा, अभी लेकर आता हूँ। शंकर घर में पड़ा सारा अनाज डायनासोर के आगे रख देता है तो वो झट से खा लेता है। ये खाना खाकर मेरा पेट नहीं भरा, मुझे और खाना चाहिए। क्या तुम कितने दिनों से भूखे हो? ठीक है, मैं अभी और लेकर आता हूँ। फिर से खाना लाकर उसके आगे डालता है तो वो खा जाता है। बार बार खाना पूछने पर शंकर बेजार होकर कहता है, बाप रे, तुम तो कुंभकर्ण से भी ज्यादा खा रहे हो। मेरे पास अब और कुछ नहीं बचा है। तुमने जो आहार दिया वो काफी नहीं है, और खाना ला कर दो। क्या और खाना? तुम मुझे खा जाओ। अच्छा ठीक है, अभी खा जाऊंगा। अरे रे, क्या मनुष्य को भी खाओगे? क्यों नहीं, मनुष्य को खाने में तो और ज्यादा मजा आएगा। थोड़ी ही देर में डायनासोर बहुत बड़ा हो गया। उसे बड़ा होते देखकर शंकर हैरान हो जाता है। अरे बाप रे, सच में ये मुझे निगल जाएगा, कहकर डर के मारे कांपने लगता है। अरे यार, ये डायनासोर इतना बड़ा कैसे हो गया? बाप रे, ये तो कोई जादुई डायनासोर है। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। हा हा, तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, डरो मत। अगर मेरे लिए खाना नहीं लाया तो तुम्हें सच में निगल जाऊंगा। तुरंत जाओ और ट्रैक्टर भरकर खाना लाओ। हाँ हाँ, जैसा तुम कहो मैं वैसा ही करूंगा। फिर शंकर ट्रैक्टर लेकर जाता है। तब डायनासोर शंकर के आंगन में बंधे हुए जानवरों की ओर देखता है। जब तक ये वापस नहीं आएगा इन्हीं से काम चलाता हूँ, कहकर वहां खड़े सारे जानवरों को निगल जाता है। इतने में शंकर ट्रैक्टर भरकर खाना लाकर डायनासोर के आगे डाल देता है। आंगन में जानवर दिखाई ना देने पर शंकर कहता है, हाय रे, तुमने जानवरों के साथ क्या किया? इन्हें खा लिया। हर दिन तुम्हें इसी तरह मेरे लिए खाना लेकर आना है, वरना तुम्हारी खैर नहीं। अरे बाप रे, तुम पे दया करके तुम्हें घर लेकर आया तो तुम मुझे ऐसी सजा दे रहे हो। फिर अपने मन में सोचता है, अरे यार, ये कैसा राक्षस डायनासोर है? ये डायनासोर तो मनुष्य को भी खा जाएगा। मैं अब घर नहीं जाऊंगा, वरना मुझे भी खा जाएगा। शंकर पड़ोस के गांव में चला गया। अगले दिन सुबह डायनासोर को बहुत भूख लगती है। काफी देर होने के बाद भी शंकर घर वापस ना आने पर डायनासोर को बहुत गुस्सा आता है। अरे बहुत भूख लगी है, लगता है शंकर नहीं आएगा और ना ही खाना लाएगा। फिर डायनासोर गुस्से से घरों को तोड़ते हुए जो भी मिला वो खाने लगा। डायनासोर को देखकर सारे गांव वाले इधर उधर दौड़ने लगे। थोड़ी देर बाद लौटने वाले शंकर को गांव के मुखिया ने रोका। क्यों रे शंकर, तुम्हारी अकल ठिकाने पर है या नहीं? ऐसे राक्षस डायनासोर का पालन क्यों कर रहे हो? इतना सब कुछ नाश कर दिया है, तुम्हें इस सब का भरपाई करना होगा। पता है किसी के पास एक दाना भी नहीं बचा है इस राक्षस डायनासोर की वजह से। मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानता था कि वो एक मैजिकल डायनासोर है। तुरंत ही इस डायनासोर को यहाँ से भगाओ, वरना कल सुबह होते ही बचे खुचे घरों को नाश करके सब कुछ खा जाएगा। इसे भगाने का तरकीब मेरे पास है, आप चिंता मत करें। इस तरह शंकर अपने दोस्त मैकेनिकल इंजीनियर आकाश के पास जाकर सारा विषय उसे बताता है। तुम चिंता मत करो दोस्त, मैं ट्रैक्टर को मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट में बदल देता हूँ, फिर इस डायनासोर का खेल खत्म। शंकर का दोस्त ट्रैक्टर को मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट में बदल देता है। दोस्त, अब तुम आराम से उस डायनासोर का मुकाबला कर सकते हो।
ठीक है दोस्त, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। फिर शंकर ट्रैक्टर लेकर घर पहुंचता है। अगले दिन डायनासोर घरों को नाश करके सारा आहार खा रहा था कि तभी शंकर ट्रैक्टर लेकर वहां आया। तभी शंकर ने मैजिकल ट्रैक्टर को रोबोट में बदल दिया। तुरंत ही रोबोट डायनासोर पर हमला करता है। डायनासोर और रोबोट के दरमियान एक भयंकर लड़ाई होती है। काफी देर की भयंकर लड़ाई के बाद ट्रैक्टर रोबोट ने मैजिकल डायनासोर को नाश कर दिया। इस समय से गांव वाले बिना किसी डर के शांति से रहने लगे। रमन नाम का एक चोर जेल से छूटकर अपने गांव आ रहा था। वो एक खतरनाक चोर था और उसे देखकर सब गांव वाले डर जाते हैं। रमन आइसक्रीम वाले के पास आकर रामू से बात करने लगता है। इतने में गांव का मुखिया संतोष वहां पर आता है। अरे चोर कहीं के, जेल से वापस कब आए और चुराया हुआ सारा पैसा कहाँ छुपा के रखा है यार? मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे थोड़े पैसे दो। अरे ओ रामू, चोर किसे कहा? मैं अब बदल चुका हूँ, फिर कभी ऐसा मत कहना। मैं अब मेहनत से काम करके अपना जीवन बिताऊंगा। क्या कभी किसी चोर को बदलते हुए देखा है? ये तो बस ऐसे ही तुम कह रहे हो। रामू, ऐसे रमन का मजाक मत उड़ाओ। वो सच में बदलना चाहता है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। रमन, तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे कहना। आप मुझ पे भरोसा करो, मैं फिर कभी चोरियां नहीं करूंगा। कुछ काम दिला दो। तुम्हें ट्रक चलाना आता है ना? हमारे आसपास के गांव में एक भी लोडर ट्रक नहीं है, तो अभी खरीदो, इससे बहुत काम मिलेगा। अरे मुखिया जी, एक चोर पर भरोसा करना ठीक नहीं, वो इस ट्रक को बेचकर भाग जाएगा। हे रामू, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। फिर रामू वहां से चला जाता है और रमन मुखिया ने जो पैसे दिए उससे एक लोडर ट्रक खरीद कर गांव वापस आता है। इतने में आकाश से एक स्पेसशिप आकर सड़क पर गिरता है। उसमें से एक रोबोट बाहर निकलता है और ट्रक में जाकर गायब हो जाता है। अरे वो रोबोट कहाँ गायब हो गया? कहाँ चला गया? हाय रे, जल्दी से भागना होगा यहाँ से। ये कहकर वो जल्दी से ट्रक को वहां से भगा ले जाता है। फिर वहां से थोड़ी दूर जाने पर पुलिस इंस्पेक्टर उसका रास्ता रोकता है। क्यों रे रमन, फिर से चोरियां शुरू कर दी? और ये ट्रक कहाँ से चुरा कर ले आया? इसे बेच के मेरा हिस्सा मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हें अभी अरेस्ट करके तुम्हें अंदर कर दूंगा। नहीं साहब, मैं बदल चुका हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। इस ट्रक को गांव के मुखिया ने खरीद कर दिया है। झूठ मत बोलो रमन, मेरा हिस्सा मुझे दे दो, तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरी बातों का विश्वास करें सर, इस लोडर ट्रक को चलाकर मैं अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। अरे मुझे कहानियां मत सुनाओ, वरना अभी इनकाउंटर कर दूंगा। ऐसा कहते हुए अपनी बंदूक उस पर तान लेता है। इतने में सुपर ट्रक से वो रोबोट बाहर आता है। रोबोट को देखकर पुलिस वाला डर जाता है। अरे इंस्पेक्टर, रमन बदल चुका है, इसे छोड़ दीजिए। अरे ओ रमन, इस रोबोट को कहां से चुराया? तुम ये कर क्या रहे हो? तुरंत इसे छोड़ दो, वरना तुम्हारा खेल खत्म। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, अभी मैं तुम्हें जलाकर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इतने में रोबोट इंस्पेक्टर पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। फिर गायब होकर सुपर ट्रक में चला जाता है। ये सब कुछ देखकर रमन बहुत हैरान हो जाता है और घर आकर रमन कहता है, तुम कौन हो और कहां से आए हो? धरती लोग देखने के लिए अंतरिक्ष से आकर तुम्हारे ट्रक में प्रवेश किया। तुम बदल गए हो ये जानकर तुम्हारे साथ रह रहा हूं। थैंक यू रोबोट, तुमने मुझ पर भरोसा किया। उसी गांव में एक धनवान गब्बर रहता था। उसके पास एक आरसी रोबोट था। उसे रोबोट की वजह से बहुत घमंड था। एक दिन गब्बर अपने रोबोट को साथ लेकर गांव के मुखिया के पास आता है। अरे ओ संतोष, तुरंत गांव को खाली कर दो,
यहाँ पर मैं एक बड़ा सा फैक्ट्री बनाना चाहता हूँ। यही लास्ट वार्निंग है। हम इस गांव को खाली नहीं करेंगे। दया करके छोड़ दो और यहाँ से वापस चले जाओ। हमारे आदेश को नहीं मानोगे, अभी तुम्हारी खैर नहीं। तभी गब्बर का रोबोट बेचारे मुखिया को मारने लगता है। इतने में रमन ट्रक के साथ वहां पर आता है। तुरंत ही सुपर ट्रक से रोबोट बाहर निकलकर आरसी रोबोट पर हमला कर देता है और दोनों रोबोट में जंग छिड़ जाती है। काफी देर की लड़ाई के बाद सुपर ट्रक रोबोट आरसी रोबोट को मार गिराता है। अपने रोबोट की ये हालत देखकर धनवान वहां से डर के मारे भाग जाता है। शुक्रिया रमन, ठीक समय पर पहुंचकर तुमने मुझे बचा लिया। मैं तुम्हारा आभारी हूं। आप जैसे अच्छे आदमी को हमेशा खुश और सुरक्षित रहना चाहिए। रमन, तुम्हें अच्छा आदमी बनता देखकर बहुत खुशी हुई। ऐसे ही गांव वालों की सेवा करना। जरूर साहब, गांव वालों पर कोई भी मुसीबत आएगी मैं जरूर उनकी मदद करूंगा। ऐसा कहकर रमन ट्रक लेकर वहां से चला जाता है। मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट आरसी ट्रैक्टर रोबोट। एक गांव में जयप्रकाश नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनत से अपने खेतों में काम करता। उसके पास बहुत सारे तरबूज के खेत थे। खेत में उगने वाले तरबूज को शहर की मंडी में बेचने के लिए उसके पास एक ट्रक था। पास ही का खेत जीवन नामी एक धनवान का था। वो बहुत ही घमंडी आदमी था। एक बार जयप्रकाश और जीवन की आपस में कुछ कहासुनी हो गई। जयप्रकाश ने किसी भी तरह करके बात को खत्म किया, लेकिन घमंडी जीवन तब से उसका दुश्मन बन गया और उसने सोचा, इस दो कौड़ी के जयप्रकाश को सबक सिखाना ही होगा। ये अपने आप को आखिर समझता क्या है। अब इसको बताऊंगा कि जीवन से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। अब ना तो इसका खेत बचेगा और ना ही ये ट्रक। मैं इसे किसी लायक नहीं छोड़ूंगा। इधर अगले दिन जयप्रकाश अपने खेत में काम कर रहा था कि तभी वहां एक साधु बाबा आए। बाबा काफी थके हुए लग रहे थे। तभी बाबा जयप्रकाश से, सुनो बेटा, क्या ये तरबूज का खेत तुम्हारा है? जी हाँ बाबा, इस खेत का मालिक मैं ही हूँ। बेटा, तुम मुझे भले आदमी लग रहे हो। मैं तीर्थ यात्रा से काफी दिन का सफर करके आ रहा हूँ। रास्ते में खाने को कुछ भी नहीं मिला। बहुत भूख और प्यास लगी है बेटा। क्या कुछ खाने को मिलेगा? जी जी बाबा, जरूर मिलेगा। मैं अभी आपके लिए अपने खेत से तरबूज तोड़ के लाता हूँ। तब तक आप पेड़ के नीचे आराम कीजिए। अभी जयप्रकाश अपने खेत से ताजा तरबूज लेकर बाबा के पास आता है।
बाबा खुशी खुशी तरबूज खाने लगते हैं। पेट भरकर तरबूज खाने के बाद बाबा जी जयप्रकाश से, बेटा तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। ये एक तरबूज मैं तुम्हें मंत्र पढ़कर दे रहा हूँ, इसे अपने खेत में ही रखना। अगर तुम्हें कभी कोई भी नुकसान हुआ तो ये तरबूज उसकी भरपाई करेगा। ये कहकर साधु बाबा ने एक तरबूज पर मंत्र पढ़कर जयप्रकाश को दिया। इधर जीवन जयप्रकाश से बदला लेने के लिए एक बड़ा प्लान बना रहा था। उसने शहर से एक काबिल रोबोटिक इंजीनियर को बुलाया और उससे अपने ट्रैक्टर को एक मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट बनाने को कहा। तब इंजीनियर अपने काम में लग गया और कुछ दिनों की मेहनत के बाद उसने घमंडी जीवन के ट्रैक्टर को मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट में बदल दिया। जीवन इस रोबोट को देखकर बहुत खुश हुआ। जयप्रकाश से बदला लेने के लिए जीवन अपने रोबोट को खेतों में लेकर गया। उसका ट्रैक्टर रोबोट बेचारे जयप्रकाश के तरबूज के खेत को तबाह करने लगता है। थोड़ी ही देर में रोबोट तरबूज के सारे खेत को तबाह कर देता है और अपने मालिक जीवन के साथ वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जयप्रकाश अपने ट्रक पर खेतों में आता है। खेतों की ये हालत देखकर वो बेचारा बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन ये देखकर वो आश्चर्य हो जाता है कि साधु बाबा का दिया हुआ तरबूज वैसा का वैसा पड़ा था। इतनी तबाही के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ था। तभी अचानक वहां पर साधु बाबा प्रकट होते हैं और जयप्रकाश से कहते हैं, बेटा मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर तुम्हें कोई भी नुकसान हुआ तो ये उसकी भरपाई करेगा। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जीवन ने तुम्हारे खेत का ये हाल किया है, उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। ये कहकर बाबा वहां से गायब हो गए। तभी बाबा के दिए हुए मैजिकल वाटरमेलन से जादुई शक्तियां निकलने लगती हैं। शक्तियां आते ही ट्रक अचानक मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट में बदल जाता है। मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट को देखकर जयप्रकाश बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह, ये तो एक जादुई रोबोट है। अब मैं इस जीवन से बदला जरूर लूंगा और उसकी अकल ठिकाने लगाऊंगा ताकि वो आइंदा ऐसी हरकत किसी गरीब किसान के साथ ना कर सके। फिर जयप्रकाश अपने मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट को लेकर जीवन के पास जाता है और कहता है, जीवन, मेरे खेत तबाह करके तुमने अच्छा नहीं किया। ये बात सुनकर जीवन ने घमंड से कहा, अबे जा बे फटीचर कहीं के, तू क्या मुकाबला करेगा मेरे ट्रैक्टर रोबोट का। 1 मिनट में मेरा रोबोट तेरा कीमा बना देगा। जीवन को पता नहीं था कि जयप्रकाश का वाटरमेलन ट्रक असल में एक मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट है। तभी अचानक जयप्रकाश का ट्रक मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट में बदल गया और उसने जीवन के ट्रैक्टर रोबोट पर हमला कर दिया। दोनों रोबोट में भयंकर लड़ाई होने लगी। कभी मैजिकल वाटरमेलन ट्रक का पलड़ा भारी रहता तो कभी ट्रैक्टर रोबोट का। दोनों रोबोट ने एक दूसरे को टक्कर का मुकाबला दिया। आखिर में मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट ने ट्रैक्टर रोबोट को वहीं पर ढेर कर दिया। ये देखकर जीवन ने जयप्रकाश से माफी मांगते हुए कहा, दोस्त, मुझे माफ कर दो, मैं अपने घमंड में अंधा हो गया था। मैंने तुम्हें माफ किया जीवन, हमें छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ाने नहीं। फिर वो दोनों शांति से गांव में रहने। एक गांव में शाहरुख नाम का धनवान रहता था। उसके पास एक जेसीबी था। ये कोई आम जेसीबी नहीं था, बल्कि एक मैजिकल जेसीबी रोबोट था। शाहरुख जब भी चाहता उसे एक जेसीबी रोबोट में बदल देता था
वो अपने सारे काम इस जेसीबी रोबोट से करवा लेता था, लेकिन किसी और की मदद नहीं करता था। उसी गांव में प्रकाश नाम का एक मुखिया रहता था। ये इतना धनवान तो नहीं था, लेकिन सबकी मदद करता था। सब लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। इससे शाहरुख बहुत जलता था और हमेशा उससे बड़ा आदमी बनना चाहता था। एक दिन शाहरुख के पास दो गांव वाले मदद मांगने के लिए आते हैं। बेटा, मेरी खेती सूख रही है, तुम अपना ट्रैक्टर कुछ समय के लिए मुझे दे दो। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर तुमने मुझे ट्रैक्टर ना दिया तो मैं खेती नहीं कर सकूंगा। तुम्हें तो पता है इस गांव में सिर्फ तुम्हारा ही ट्रैक्टर है। मैं अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए काम नहीं होता मुझसे। मेरी मदद करो बेटा, मैं तुम्हें ट्रैक्टर के पैसे भी दूंगा। अच्छा, तो तुम मुझे पैसे दोगे? इस गांव के धनवान को तुम्हारे पास है ही क्या जो भीख मांगने आ जाते हो? मुझे पैसे देने वाले बड़े आए। शाहरुख गुस्से में आकर अपने रोबोट से डरा कर उन लोगों को वहां से भगा देता है। शाहरुख को अपने मैजिकल जेसीबी रोबोट की वजह से बहुत घमंड था। वो दोनों गांव वाले प्रकाश के पास जाकर उसे सारी बात बताते हैं। बेटा प्रकाश, तुम तो जानते हो मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और बिना ट्रैक्टर के मैं खेती नहीं कर सकता। शाहरुख के पास ट्रैक्टर मांगने गए तो उसने अपने रोबोट से हमें डराकर वहां से भगा दिया। अरे चाचा, आप तो जानते हो कि शाहरुख कितना घमंडी इंसान है। उससे अपने रोबोट का बहुत घमंड है और वो किसी की बात नहीं सुनता। अरे बेटा, तुम्हारी बात तो वो जरूर सुनेगा, क्योंकि कुछ साल पहले तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त रहे हो। मेरी खातिर एक बार उससे ट्रैक्टर देने का कह दो। ठीक है चाचा, अगर आप कहते हो तो मैं जाकर उससे बात करता हूँ। तब प्रकाश शाहरुख के पास जाकर कहता है, तुम तो जानते हो रामू कितना बूढ़ा हो चुका है, वो काम नहीं कर सकता। ऊपर से इसका कोई बेटा भी नहीं है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तुम इतने अच्छे हो तो बैल की तरह हल चलाओ जाकर और उसकी मदद करो। मेरे पास क्या लेने आए हो? ये सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, किसी के बाप का नहीं है मेरा मैजिकल जेसीबी रोबोट। ये सुनकर प्रकाश को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, तुम एक खुदगर्ज और मतलबी इंसान हो शाहरुख। जब तुम्हें मदद की जरूरत थी तब मैंने तुम्हारी मदद की थी, लेकिन आज तुम मेरे कहने पर अपना ट्रैक्टर भी देने को तैयार नहीं हो। तब गुस्से में आकर प्रकाश ने शाहरुख को एक जोरदार पंच मारा। तब शाहरुख गुस्से से अपने रोबोट को इशारा करता है कि वो प्रकाश को जिंदा ना छोड़े। रोबोट प्रकाश को मारने ही वाला था कि अचानक वहां पर एक साधु बाबा आ जाते हैं और वो कहते हैं, मूर्ख इंसान, ये तुम क्या करने वाले थे? भूल गए प्रकाश का कितना बड़ा एहसान है तुम पर। तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने इस रोबोट को काबू में रखो, वरना बहुत पछताओगे। ये बात सुनकर शाहरुख अपने रोबोट को इशारा करता है और वो रुक जाता है। फिर वहां से साधु बाबा प्रकाश को लेकर जंगल चले जाते हैं। वो जा रहे होते हैं कि रास्ते में एक दरख्त आता है और उसके नीचे बैठकर बातें करने लगते हैं। प्रकाश, मैं जानता हूं तुम बहुत परेशान हो क्योंकि तुम रामू की मदद नहीं कर पाए। कोई बात नहीं बेटा, तुम दिल के बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम शाहरुख की तरह धनवान नहीं हो। आज मैं तुम्हें इस गांव का सबसे बड़ा धनवान बना दूंगा। ये सुनकर प्रकाश हैरानी से, वो कैसे स्वामी जी? ये दरख्त देख रहे हो ना, इस पर ये धागा बांध दो और कल सुबह आकर देखना कि क्या होता है। ऐसा कहकर स्वामी जी वहां से चले गए। सुबह जब प्रकाश इस दरख्त को देखने के लिए आता है तो उस पर बहुत सारे ट्रैक्टर्स लगे होते हैं। वो ये सब देखकर बहुत हैरान होता है। तब उस जादुई दरख्त से प्रकाश एक ट्रैक्टर उतार लेता है और अपने गांव की तरफ निकल पड़ता। जब वो गांव में आता है तो सभी गांव वाले प्रकाश का ट्रैक्टर देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी रामू चाचा कहते हैं, अरे बेटा प्रकाश, ये नया ट्रैक्टर कहाँ से लिया? चाचा, बस यूं समझ लें कि ये ट्रैक्टर सभी गांव वालों का है। जिसको भी ट्रैक्टर की जरूरत होगी मुफ्त में ले जाकर अपनी खेती कर सकता है। अगले दिन प्रकाश अपने ट्रैक्टर पर कहीं जा रहा था।
कि तभी शाहरुख अपने रोबोट के साथ उसका रास्ता रोकता है और कहता है, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे मुकाबले में ट्रैक्टर लेकर आए हो। अभी मैं तुम्हारे ट्रैक्टर का सत्यानाश करूंगा। तब शाहरुख का रोबोट बेचारे प्रकाश के ट्रैक्टर को तबाह कर देता है। प्रकाश उदास होकर फिर से जंगल में आता है और साधु बाबा को सारी बात बताता है। तब साधु बाबा गुस्से से, इस मूर्ख की इतनी हिम्मत, हमारा दिया हुआ ट्रैक्टर ही तबाह कर दिया। अब इसकी खैर नहीं, तुम्हारी इस समस्या का समाधान मैं अभी करके देता हूँ। ऐसा कहकर साधु बाबा दरख्त पर कोई मंत्र पढ़ते हैं तो तुरंत उस दरख्त पर बहुत सारे रोबोट उगाते हैं। साधु बाबा एक रोबोट प्रकाश को देकर कहते हैं, अब तुम इस रोबोट को लेकर गांव वापस जाओ, वो शाहरुख तुम्हारे करीब भी नहीं आएगा। प्रकाश का रोबोट देखकर शाहरुख डर जाता है और सोचता है, लगता है इस स्वामी ने प्रकाश को भी ये मैजिकल रोबोट दिया है। मुझे पहले इस स्वामी का कुछ करना पड़ेगा, फिर इस प्रकाश की खबर लूंगा। फिर शाहरुख अपने रोबोट को लेकर जंगल साधु बाबा को मारने आता है। उसके पीछे पीछे प्रकाश भी अपना रोबोट लेकर जंगल पहुंच जाता है। तब दोनों रोबोट में जंग छिड़ जाती है। आखिर में प्रकाश का मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट जेसीबी रोबोट को खत्म कर देता है। अपने रोबोट की ये हालत देखकर शाहरुख प्रकाश के पास आता है और कहता है, दोस्त मुझे माफ कर दो, मैं बहुत घमंडी हो चुका था, लेकिन आइंदा मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तब प्रकाश शाहरुख को माफ कर देता है और दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम करण था और दूसरे का नाम अर्जुन था। वो दोनों शहर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके गांव वापस आए थे। उन दोनों ने मिलकर एक मैजिकल सुपर बाइक रोबोट बनाया था, लेकिन अभी तक उन दोनों को कोई नौकरी नहीं मिली थी। तब करण अर्जुन से, अरे यार, हमने इतनी पढ़ाई की है लेकिन अभी तक कोई जॉब नहीं मिल रही, अब हम आगे की जिंदगी कैसे गुजारेंगे? हमने जो पढ़ाई की है वो कभी जाया नहीं होगी, कुछ ना कुछ काम ढूंढ लेंगे जो हमारे लेवल का होगा। यार मुझे एक आइडिया आया है, क्यों ना हम अपने इस सुपर बाइक रोबोट को अपग्रेड करके आर्मी को दे दें, इससे हमारे देश की आर्मी और भी शक्तिशाली हो जाएगी। अरे वाह यार, ये तो कमाल का आइडिया है। हम आज से ही अपने सुपर बाइक रोबोट को अपग्रेड करना शुरू कर देते हैं। चलो अब गैराज में चलते हैं। अर्जुन के पापा का गांव में एक गैराज था। वो लोगों की सब गाड़ियां ठीक करके देते थे और जो गाड़ियां पुरानी हो जाती इनको वो खरीद लेते और आगे ज्यादा दाम में बेच देते थे। तब करण और अर्जुन उस गैराज में जाते हैं, क्योंकि उस दिन अर्जुन के पापा की तबीयत थोड़ी खराब थी और वो अर्जुन को कहते हैं, बेटा आज तुम गैराज पर ही रहो, अगर कोई आए तो उसे कहना गाड़ी कल तक ठीक करके देंगे। तब वहां गैराज में एक आदमी गाड़ी ठीक करवाने आता है, जो कि असल में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। अर्जुन उस साइंटिस्ट की कार को देखने लगता है। अरे वाह यार, क्या कार है, अगर ऐसी कार मेरे पास होती तो मैं इसको एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता। तब वो साइंटिस्ट चकित होकर अर्जुन से पूछता है, ये तुम क्या कह रहे हो, तुम कैसे एक कार को रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो? सर, मैंने शहर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और ये मेरा दोस्त भी मेरी हेल्प करेगा, तो मैं इस कार को एक बड़े रोबोट में बदल सकता हूँ। तब वो साइंटिस्ट कहता है,
बेटा तुम अभी बच्चे हो, मैं एक साइंटिस्ट हूँ जो बहुत से रोबोट बना चुका है, लेकिन मैंने 20 साल में ऐसे किसी रोबोट के बारे में नहीं सुना। तब अर्जुन उस प्रोफेसर को एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ वो और उसका दोस्त एक्सपेरिमेंट किया करते थे। वहाँ उनका विशाल मैजिकल बाइक रोबोट खड़ा होता है। रोबोट को देखकर प्रोफेसर चौंक जाता है और दिल ही दिल में सोचता है, बाप रे, आज तक मैंने ऐसा विशाल रोबोट नहीं बनाया जिंदगी में, और ना ही कभी ऐसा शानदार रोबोट देखा है। तब करण साइंटिस्ट को उस रोबोट के बारे में बताता है। सर, ये रोबोट किसी भी वक्त बाइक में बदल जाता है। इस रोबोट में मैंने एक ऐसा सेंसर रखा है, जब ये खतरा महसूस करता है तो खुद ही बाइक से रोबोट में बदल जाता है। अगर आप इस पर एनिमी टारगेट लगा देते हैं तो ये इसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसे खत्म ना कर दे। क्या तुम मुझे ये रोबोट दे सकते हो? मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को 1 करोड़ रुपए दूंगा। तब अर्जुन कहता है, सर, ये रोबोट मैंने और मेरे दोस्त ने हमारी आर्मी के लिए बनाया है। अगर आप हमें 10 करोड़ भी दे दो तो हम फिर भी ये रोबोट किसी प्राइवेट इंसान के हवाले नहीं करेंगे। तब वो साइंटिस्ट, अच्छा, तो क्या तुम वो बात भूल गए? तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी इस कार को रोबोट में बदल दोगे। अगर तुम ऐसा कर देते हो तो मैं तुम्हें 2 करोड़ देने को अभी तैयार हूँ। तब अर्जुन अपने दोस्त को साइड पर ले जाता है और कहता है, देखो करण, मैंने कहा था ना कि जॉब ही सब कुछ नहीं होती। आज देखो, हम दोनों को इतने पैसे मिल रहे हैं जितना हम दोनों सारी जिंदगी भी ना कमा पाते। तुम ये डील कर लो मेरे दोस्त, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हमें तुम्हारी डील मंजूर है, लेकिन हमारी एक शर्त है, तुम कभी इस रोबोट का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। तब वो साइंटिस्ट कहता है, अरे तुम फिक्र ही मत करो, मैं बस अपनी साइंटिफिक लैब में काम करने के लिए ही ये रोबोट ले रहा हूँ। तब वो साइंटिस्ट इन्हें पैसे देता है और वो दोनों सुपर कार पर काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन की मेहनत के बाद वो सुपर कार को सुपर कार रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तब वो साइंटिस्ट उस रोबोट को अपने साथ लेकर जाता है। कुछ दिन गुजरते हैं कि वो साइंटिस्ट इस विशाल रोबोट को देखकर कहता है, अब मैं इस गांव का सबसे पावरफुल इंसान हूँ, जिसकी हिफाजत एक मैजिकल रोबोट कर रहा है। अब मुझे इन गरीब लोगों को अपनी पावर दिखानी होगी, फिर सब मुझसे डरेंगे और मुझे अपने गांव का सरपंच बना देंगे। फिर मेरा ही राज होगा इस गांव पर। इन दोनों करण और अर्जुन को अपने सुपर बाइक रोबोट पर बहुत घमंड है। इसी रोबोट की वजह से ही वो दोनों अकड़ कर चलते हैं। गांव पर राज करने के लिए सुपर बाइक रोबोट का खात्मा बहुत जरूरी है। अगले दिन करण अर्जुन अपने रोबोट के साथ आ रहे थे कि तभी दीपक अपने सुपर कार रोबोट को लेकर उनके सामने आ जाता है और कहता है, क्यों रे पपलू टपलू, बड़ा घमंड है तुम्हें अपने बाइक रोबोट का। आज मैं तुम्हारे रोबोट का सत्यानाश कर दूंगा और फिर इस गांव का मालिक मैं हूँगा। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो ये बाइक रोबोट भी मुझे दे दो और मेरे गुलाम बन जाओ, वरना अभी तुम्हारी खैर नहीं। ये मत भूलो दीपक कि ये सुपर कार रोबोट भी हम दोनों ने ही बनाया है। अरे मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ, कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ। मुझे अपने रोबोट की पावर का अच्छी तरह पता है। तुम्हारा बाइक रोबोट 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा मेरे रोबोट के सामने। तब दीपक का रोबोट मैजिकल सुपर बाइक रोबोट पर हमला कर देता है। काफी देर की लड़ाई के बाद सुपर बाइक रोबोट दीपक के कार रोबोट को मार गिराता है। तब दीपक करण अर्जुन से,
मुझे माफ कर दो दोस्त। गांव का मालिक बनने की लालच में मैं अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मैजिकल सुपर बाइक रोबोट हमने आर्मी के लिए बनाया है और तुम्हें इसकी पावर का अंदाजा भी नहीं है। अब यहाँ से अपने इस कबाड़ को उठाओ और दफा हो जाओ और फिर कभी मत आना हमारे गांव में। दीपक एक मकार आदमी था। अपने टूटे फूटे रोबोट को उसने एक जेसीबी की मदद से उठाया और जंगल में ले गया। ये कल के लड़के मुझ जैसे साइंटिस्ट से जीत गए। खैर कोई बात नहीं, गलती मेरी अपनी है क्योंकि मैंने इन दोनों को बहुत हल्के में लिया। लेकिन मेरा नाम भी दीपक है। अब इनको पता चलेगा कि मैं क्या करता हूँ। तब सनकी दीपक अपने रोबोट पर काम करने लगा। उसके पास एक ऐसी चिप थी जो रोबोट को एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर सकती थी। चिप इंस्टॉल होते ही रोबोट से अजीब सी आवाजें आने लगी और फिर एक धमाके के साथ ही वो रोबोट एक हल्क मॉन्स्टर में बदल गया और वो गुस्से से चिल्लाने लगा। हल्क मॉन्स्टर को देखकर दीपक बहुत खुश हुआ और उसने हल्क मॉन्स्टर को गांव पर हमला करने का आदेश दिया। करण किसी काम से अपने बाइक पर शहर गया हुआ था। तब हल्क मॉन्स्टर गांव में आ गया और पूरे गांव में तबाही मचाने लगा। गांव के सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। अब अर्जुन ने शहर के मेयर को कॉल करके आर्मी को हल्क मॉन्स्टर मारने के लिए वहां पर बुलाया। आर्मी अपने टैंक और हेलीकॉप्टर लेकर हल्क मॉन्स्टर को मारने आ गई, लेकिन उनकी गोलेबारी का हल्क मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं हुआ। और हल्क मॉन्स्टर ने आर्मी के टैंक और हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए। हल्क मॉन्स्टर सारे गांव में तबाही मचाते हुए वापस जंगल में दीपक के पास चला गया। इतने में करण अपनी बाइक पर गांव वापस आ गया। अर्जुन ने उसे सारी बात बताई। उस सनकी दीपक के हल्क मॉन्स्टर ने हमारे पूरे गांव को तबाह कर दिया है। अगर हमने इसे ना रोका तो वो पूरे देश में तबाही मचा देगा। हमारे सुपर बाइक रोबोट के होते हुए दीपक ऐसा कभी नहीं कर सकेगा। तुम फिक्र मत करो, हम अभी जंगल जाकर उस हल्क मॉन्स्टर का शिकार करते हैं। करण और अर्जुन अपनी बाइक पर जंगल में हल्क मॉन्स्टर का शिकार करने आए। उन दोनों को जंगल में देखकर हल्क मॉन्स्टर गुस्से से चिल्लाने लगा। तब मैजिकल सुपर बाइक रोबोट में बदल गई और उसने हल्क मॉन्स्टर पर हमला कर दिया। काफी देर की लड़ाई के बाद मैजिकल सुपर बाइक रोबोट ने हल्क मॉन्स्टर को भी मार दिया। अर्जुन ने दीपक को पुलिस के हवाले कर दिया और उसकी सारी प्रॉपर्टी बेचकर गांव वालों के नुकसान की भरपाई कर दी। मैजिकल टाइटन मॉन्स्टर रोबोट सुपर कार रोबोट। एक दिन दो दोस्त एक कार पे एक जंगल से गुजर रहे थे। जंगल का रास्ता बहुत सुनसान था। वो थोड़ी ही दूर जाते हैं कि अचानक उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। उन दोनों में से एक बहुत बहादुर था। वो अपने दोस्त से, अरे तुम घबरा क्यों रहे हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, अभी हम गाड़ी ठीक करते हैं फिर अपने गांव चले जाएंगे। वो अपने डरे हुए दोस्त को हिम्मत देता है, लेकिन वो जगह वाकई बहुत खतरनाक होती है। वहां पर बड़े बड़े पेड़ होते हैं। वो दोनों दोस्त अपनी कार ठीक कर रहे होते हैं कि अचानक उस जंगल से एक अजीब सी आवाज आती है
और वो दोनों डर कर इधर उधर देखने लगते हैं। तब संदीप राजीव से, मैंने सुना है इन जंगलों में बड़े बड़े राक्षस होते हैं और वो बहुत खूंखार होते हैं। अरे नहीं दोस्त, ये तुम्हारा वहम होगा, जंगल से ऐसी आवाजें आती ही रहती हैं। देखो तुम इतने भी बहादुर मत बनो, जान से प्यारा और कुछ भी नहीं होता। तुमने अभी सुना ना कि कितनी खौफनाक आवाजें आ रही हैं, हमें जल्दी से यहाँ से जाना चाहिए। तब राजीव, मैं अपनी कार को इस तरह रास्ते पर छोड़कर नहीं जा सकता, ये मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। तुम्हें याद है ना कि ये कार हम दोनों ने मिलकर ली थी, मुझे भी ये बहुत प्यारी है, हम इसे बाद में जेसीबी से ले जाएंगे। तब वहां पर एक बहुत विशाल टाइटन मॉन्स्टर आ जाता है। टाइटन मॉन्स्टर को देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं। तब संदीप राजीव से, अरे भागो भागो यहां से, वरना ये हम दोनों को मार डालेगा। लेकिन राजीव अपने दोस्त की बात नहीं मानता और अपनी कार के शीशे बंद करके उसमें बैठ जाता है। तब संदीप अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। टाइटन मॉन्स्टर जोर जोर से चिल्ला रहा था। तब वो टाइटन मॉन्स्टर उसकी गाड़ी के पास आता है। राजीव को लगता था कि वो मॉन्स्टर उसकी गाड़ी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन वो टाइटन मॉन्स्टर उस गाड़ी पर हमला करता है और उसे वहीं कुचल देता है। भागते भागते संदीप वहां से काफी दूर आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि उसके दोस्त का क्या अंजाम हुआ। वो बहुत डरा हुआ था। भागते भागते वो गांव के सरपंच के पास आता है। भानु प्रताप उस गांव का सरपंच, जो बहुत ही दयालु आदमी था, वो सबकी मदद करता और कोई भी गांव में मुसीबत आती तो उसका हल ढूंढ निकालता था। तब संदीप सरपंच को सारी बात बताता है। मैं और मेरा दोस्त जंगल के रास्ते से जा रहे थे कि अचानक हमारी कार खराब हो गई और हम अपनी कार ठीक कर रहे थे कि जंगल से एक बहुत विशाल राक्षस आ गया और उसने हम पर हमला कर दिया। मैंने राजीव को बहुत कहा कि यहाँ से भाग जाओ, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और फिर टाइटन मॉन्स्टर ने हमारी गाड़ी तबाह कर डाली और मेरे सामने ही मेरे दोस्त को मार डाला। ये सुनकर भानु प्रताप कहता है, ये तो बहुत परेशानी की बात है, मुझे तुम्हारे दोस्त का सुनकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन अब हमें कोई उपाय निकालना ही होगा, क्योंकि वो जंगल हमारे गांव के बहुत करीब है और वो राक्षस बहुत खतरनाक है, वो कभी भी हम पर हमला कर सकता है। तब वहां प्रोफेसर नाम का एक साइंटिस्ट आता है। वो किसी खुफिया मिशन के लिए इस गांव में एक लैब में काम कर रहा था। मैंने सुना है इस गांव के करीब एक टाइटन मॉन्स्टर आ गया है, जिसने एक इंसान की जान भी ली है, वो तो बहुत खतरनाक लग रहा है। तब भानु प्रताप प्रोफेसर से, अब आप ही हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हैं, आप हमारे देश के लिए रोबोट बना रहे हो ना, ये गांव भी हमारे देश का हिस्सा है, इसकी हिफाजत आपका भी फर्ज है। तब प्रोफेसर भानु प्रताप को अपनी लैब में लेकर जाता है, उसे अपने बहुत सारे रोबोट दिखाता है और कहता है, ये देखो मैंने बहुत से रोबोट बना लिए हैं, लेकिन ये सब आम रोबोट हैं और वो टाइटन मॉन्स्टर बहुत बड़ा है, ये 10 भी मिल जाएं तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तब भानु प्रताप, अब हम क्या करेंगे प्रोफेसर? तब प्रोफेसर को एक आइडिया आता है और वो कहता है, आपके पास जो सुपर कार है मैं उसको रोबोट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, आप जब चाहेंगे वो एक रोबोट में बदल जाएगी। ये सुनकर भानु प्रताप बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मेरी कार किसी की जान से ज्यादा कीमती नहीं है, ये मैं आपके हवाले करता हूँ, आप बस इस गांव की सुरक्षा करें। तब प्रोफेसर उस कार पर काम करने लगता है और सुपर कार को एक मैजिकल सुपर कार रोबोट में बदल देता है। इधर गांव में वो टाइटन मॉन्स्टर आ जाता है और गांव में तबाही मचाने लगता है, सभी घरों को तोड़ने लगता है, गांव वाले सब डर के मारे भागने लगते हैं। पूरे गांव में तबाही मचाने के बाद टाइटन मॉन्स्टर जंगल की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद भानु प्रताप मैजिकल सुपर कार रोबोट को लेकर गांव में आता है। अरे मालिक, आप रोबोट लेकर अब आ रहे हो, कुछ देर पहले वो टाइटन मॉन्स्टर यहाँ पर आया था और पूरे गांव में तबाही मचाकर जंगल की तरफ चला गया है। अरे संदीप, तुम फिक्र मत करो, ये मैजिकल सुपर कार रोबोट उस टाइटन मॉन्स्टर का खात्मा कर देगा।
मैं अभी जंगल में जाकर उस टाइटन मॉन्स्टर का अंत कर दूंगा। तब भानु प्रताप अपने मैजिकल सुपर कार रोबोट को लेकर जंगल की तरफ जाता है। रोबोट को देखते ही टाइटन मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो रोबोट पर हमला कर देता है। काफी देर की लड़ाई के बाद सुपर कार रोबोट टाइटन मॉन्स्टर को मार गिराती है। ये देखकर भानु प्रताप बहुत खुश होता है और सभी गांव वाले हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव में एक कार मैकेनिक रहता था। लोग उसे भानु प्रताप के नाम से जानते थे, लेकिन वो एक सीक्रेट साइंटिस्ट था जो लोगों के सामने तो गाड़ियों की मुरम्मत का काम करता था, लेकिन उसने अपना एक गैराज बनाया हुआ था जहां बहुत सी पुरानी गाड़ियों पे वो एक्सपेरिमेंट किया करता था। एक दिन उसी गांव में एक आदमी अपनी सुपर कार पर आता है। भानु प्रताप को वो दूर से ही मशकूक आदमी लग रहा था। वो आदमी गांव का एक घर खरीद लेता है और वहां पर रहने लगता है। अगले ही दिन वो आदमी गांव में एक जेसीबी मंगवाता है और उस पुराने मकान को गिरा देता है। तब भानु प्रताप अपने एक दोस्त से पूछता है, ये आदमी कौन है? मुझे तो ये कोई खतरनाक आदमी लग रहा है। ऐसा लगता है ये कोई बड़ा और अजीब काम करने वाला है। इस गांव में मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो। कोई इंसान ऐसे बना बनाया घर क्यों गिराएगा? तब भानु प्रताप अपने दोस्त से, तुम पता कराओ ये आदमी कौन है और अब ये क्या बनाने वाला है। तब उसका दोस्त वहां से चला जाता है। कुछ ही दिनों बाद वो आदमी वहां पर एक बड़ी सी बिल्डिंग बनवाता है। एक दिन वो आदमी अपनी कार पे कहीं काम से जाता है। तब भानु प्रताप के दोस्त को मौका मिल जाता है। वो किसी तरह इस बिल्डिंग में घुस जाता है। बिल्डिंग के अंदर जाकर वो देखता है तो वहां एक रोबोट लैब होती है जहां हर तरफ रोबोट ही रोबोट होते हैं। शाम को सब समझ में आ जाता है। वहां पर एक कंप्यूटर पड़ा होता है। तब शाम उस कंप्यूटर में से उस आदमी का सारा डाटा निकाल लेता है। फिर वो अपने दोस्त कार मैकेनिक के पास आता है और उसे बताता है, मुझे सब कुछ पता चल गया है कि वो आदमी कौन है और यहाँ क्यों आया है। अरे वाह श्याम, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे जल्दी बताओ कि वो शख्स आखिर कौन है और इस गांव में क्यों आया है। इसका नाम प्रोफेसर है और ये एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, लेकिन इसकी एक गलती की वजह से उसे सरकार ने अपनी लैब से निकाल दिया। ये इसलिए हमारे गांव में आया है और इसने ये लैब इसलिए बनाई है ताकि ये हमारी सरकार से बदला ले सके। अरे ये तो बहुत खतरनाक आदमी है। हमें ये सब कुछ पुलिस को बता देना चाहिए। नहीं, ये गलती कभी मत करना। अगर पुलिस को बता दिया तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि इसके साथ और कौन कौन है। अगले दिन उस प्रोफेसर से एक आदमी मिलने आता है। देखने में वो कोई सरकारी अधिकारी लग रहा था। भानु प्रताप किसी ऐसे ही मौके की तलाश में था। जैसे ही वो अंदर जाता है, भानु प्रताप भी उसी रास्ते से लैब के अंदर जाता है। तब प्रोफेसर, अरे मेरे दोस्त, तुम आ गए, बोलो क्या खबर लाए हो। तब प्रोफेसर का दोस्त, किसी गांव वाले को शक तो नहीं हुआ कि तुम कौन हो, इस गांव में क्या काम करने के लिए आए हो। अरे नहीं, यहाँ पर सब अनपढ़ गवार लोग हैं, उनको क्या पता कि मैं कौन हूँ। ये सब मुझे बस एक आम धनवान ही समझ रहे हैं। तुम एक रोबोट कार पर काम कर रहे थे ना, उसका क्या बना? हाँ, मैंने वो सुपर कार रोबोट बना लिया है। रुको, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। तब प्रोफेसर अपनी सुपर कार को एक सुपर कार रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये कार देख रहे हो दोस्त, इसका रिमोट कंट्रोल मेरे पास है
सिर्फ एक बटन दबाने से ये कार एक जायंट रोबोट में बदल जाएगी जो हर जगह मेरे कहने से तबाही मचा देगा। फिर देखना तुम्हारी सरकार मेरे सामने कैसे घुटने टेकती है। अरे ये रोबोट तो बहुत पावरफुल है, इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। अभी ये रोबोट इतना पावरफुल नहीं हुआ क्योंकि मैं अभी भी इसको अपग्रेड कर रहा हूँ। सरकार से बदला लेने के लिए मैंने एक विशाल राक्षस बनाया है। मेरे साथ चलो, तुम्हें अभी दिखाता हूँ। फिर प्रोफेसर अपने दोस्त को अपनी सुपर कार में बिठाकर जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में एक बहुत बड़ा राक्षस खड़ा था जो बिल्कुल शांत था। तब प्रोफेसर अपने दोस्त से, यही वो टाइटन मॉन्स्टर है जिससे मैं पूरे शहर के शहर तबाह कर दूंगा और सरकार मेरे सामने घुटने टेक देगी और मुझे मेरा खोया हुआ मकाम वापस देगी। अच्छा तो ये बात है, क्या तुम मुझे चेक करने दोगे? मैं ये बड़ा काम खुद करना चाहता हूँ। हाँ, क्यों नहीं मेरे दोस्त। ये टाइटन मॉन्स्टर एक रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होता है। तब प्रोफेसर रिमोट कंट्रोल उसके हवाले कर देता है। तब वो आदमी टाइटन मॉन्स्टर के सामने जाकर बटन दबा ही रहा था कि तभी प्रोफेसर कहता है, इस रिमोट का सिर्फ एक बटन दबाना, दोनों बटन एक साथ मत दबा देना वरना गड़बड़ हो जाएगी। ये सुनकर उस आदमी को शक होने लगता है कि जरूर इस टाइटन मॉन्स्टर में कोई गड़बड़ है। तब वो रिमोट कंट्रोल के दोनों बटन एक साथ दबा देता है। रिमोट के दोनों बटन दबाते ही राक्षस जागने लगता है और फिर बहुत गुस्से में आकर चिल्लाने लगता है। तब उस राक्षस को रोकने के लिए प्रोफेसर ने अपनी कार को सुपर कार रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर दिया। टाइटन मॉन्स्टर और सुपर कार रोबोट में लड़ाई चालू हो गई। टाइटन मॉन्स्टर बहुत पावरफुल था। सुपर कार रोबोट उसके आगे टिक नहीं पाया और टाइटन मॉन्स्टर ने सुपर कार रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया। उस गद्दार सरकारी अधिकारी को टाइटन मॉन्स्टर ने वहीं पर कुचल दिया। तब प्रोफेसर वहां से भागता हुआ गांव की तरफ आया। वो टाइटन मॉन्स्टर भी उसका पीछा कर रहा था। तभी प्रोफेसर के पीछे पीछे वो टाइटन मॉन्स्टर भी गांव आ गया। वो पूरे गांव में तबाही मचाने लगा और घरों को तोड़ने लगा। टाइटन मॉन्स्टर गांव में तबाही मचा ही रहा था कि तभी भानु प्रताप अपनी बाइक पर वापस गांव आया। वो किसी काम से शहर गया हुआ था। तभी प्रोफेसर भागता हुआ उसके पास गया और उससे कहा, अरे भागो यहाँ से, ये बहुत खतरनाक टाइटन मॉन्स्टर है जो पूरे गांव को तबाह कर चुका है, हमें भी मार डालेगा। हम दोनों तुम्हारी इस सुपर बाइक पर यहाँ से निकल जाते हैं वरना हमारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये सब कैसे हुआ और ये टाइटन मॉन्स्टर गांव में कहां से आया? ये सब मेरी गलती है। मैंने सरकार से अपना बदला लेने के लिए टाइटन मॉन्स्टर बनाया था। रिमोट का गलत बटन दबाने से ये बेकाबू हो गया और उसने मेरे दोस्त को भी मार दिया। मुझे इससे बचा लो, मैं खुद को पुलिस के हवाले करने को भी तैयार हूँ। तब भानु प्रताप, इतनी जल्दी भी क्या है मेरे दोस्त, मैं इस राक्षस को खत्म किए बगैर यहाँ से नहीं जा सकता, लेकिन तुम इससे नहीं लड़ सकते। तब भानु प्रताप बताता है कि वो एक सीक्रेट साइंटिस्ट है और ये एक मैजिकल सुपर बाइक रोबोट है। तब भानु प्रताप ने अपनी मैजिकल सुपर बाइक को एक मैजिकल सुपर बाइक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर दिया
टाइटन मॉन्स्टर रोबोट को देखकर उस पर हमला कर देता है। काफी देर की लड़ाई के बाद मैजिकल सुपर बाइक रोबोट ने टाइटन मॉन्स्टर को वहीं पर मार दिया। भानु प्रताप ने प्रोफेसर को पुलिस के हवाले कर दिया और सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे। एक गांव में एक प्रोफेसर नाम का साइंटिस्ट रहता था। वो बहुत ज़हीन था और हर वक्त नए नए रोबोट्स पर एक्सपेरिमेंट करता रहता था। प्रोफेसर का एक ही बेटा था चिंटू, जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था और वो उसकी हर विश पूरी करता था। एक दिन चिंटू, पिताजी मैं भी आपके साथ न्यू लैब में आना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ आप किस तरह से काम करते हैं। ठीक है बेटा, आज तुम मेरे साथ लैब में चलना। प्रोफेसर उसे अपने साथ लैब में लेकर जाता है। प्रोफेसर जब अपनी लैब का डोर ओपन कर रहा होता है तब चालाक चिंटू डोर का पासवर्ड देख लेता है। फिर वो दोनों लैब में चले जाते हैं। वहां मुख्तलिफ किस्म के रोबोट्स रखे होते हैं। प्रोफेसर वो रोबोट्स बनाकर आर्मी को देता है ताकि वो देश की सुरक्षा कर सके। लैब में एक मिनी रोबोट भी था जो चिंटू को बहुत अच्छा लगता है। पापा पापा मुझे ये मिनी रोबोट चाहिए, मैं इससे खेलूंगा। वो बहुत जिद करने लगता है। ठीक है बेटा, लेकिन मैं तुम्हें छोटी चिप लगा के दूंगा ताकि ये तुम्हारे काबू में रहे। ठीक है पापा, यू आर माई बेस्ट पापा। इसके बाद प्रोफेसर चिंटू को कुछ चिप्स दिखाता है और कहता है, इन चिप्स के बिना रोबोट कुछ भी नहीं, और इस बार मैंने एक ऐसी चिप तैयार की है जिससे रोबोट इंसान की तरह सोच सकता है और हर काम कर सकता है। जिस रोबोट में ये चिप लगेगा वो सबसे पावरफुल रोबोट होगा और इसको मैं अपनी आर्मी को देने वाला हूँ ताकि देश की सुरक्षा और भी कड़ी हो सके। चिंटू अपना मिनी रोबोट लेकर घर आता है। उसका दोस्त ये देखकर, अरे बाप रे बाप, ये क्या आइटम है जो इंसान की तरह लग रहा है। तब चिंटू, तुम्हें तो पता है मेरे पापा एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ही ये रोबोट बनाया है। और हाँ, मेरे पापा के पास एक ऐसा रोबोट है जो बड़ा और पावरफुल है। अरे वाह, बड़े आए, तुम्हारे पापा बस ये छोटा सा रोबोट ही बना सकते हैं और कुछ नहीं। अच्छा तो ये बात है, मेरे पास एक आइडिया है। जब रात को सब सो जाएंगे तब तुम मेरे साथ लैब में जाना, हम वो चिप ले आएंगे। लेकिन हम लैब के अंदर कैसे जाएंगे चिंटू? चिंटू नाम है मेरा, फिक्र मत करो, मेरे पास एक जादू है। तब रात को चिंटू और उसका दोस्त लैब की तरफ जाते हैं। ऑटोमेटिक डोर पासवर्ड मांगता है। चिंटू को पासवर्ड पता होता है और वो दोनों आराम से लैब के अंदर चले जाते हैं। चिंटू वहां से वो चिप ले आता है। अगले दिन जब प्रोफेसर लैब जाता है तो चिप को वहां ना पाकर उसे सब समझ में आ जाता है और वो सोचता है, ये क्या कर दिया चिंटू ने, इस चिप से तो बहुत बड़ा रिएक्शन होगा, मुझे अब गांव जाना चाहिए। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है क्योंकि चिंटू और उसका दोस्त अपने छोटे रोबोट में वो सुपर चिप लगा चुके होते हैं। सुपर चिप लगते ही रोबोट से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और अचानक रोबोट एक बड़े से राक्षस में बदल जाता है, क्योंकि जो चिप चिंटू ने एक छोटे से रोबोट में लगाई थी वो एक सुपर रोबोट की होती है और उस चिप की वजह से रिएक्शन होता है। तभी राक्षस गांव के सभी घरों को तोड़ने लगता है और जो लोग उसके सामने आते हैं उन्हें भी मारने लगता है। वो राक्षस जहां जहां से गुजर रहा था पूरे गांव में हर तरफ तबाही मच रही थी। ऐसे ही तबाही मचाते हुए राक्षस जंगल की तरफ चला जाता है। राक्षस के जाने के बाद प्रोफेसर अपनी कार में गांव आता है। दरअसल वो सुपर कार कोई आम कार नहीं थी, वो एक सुपर कार रोबोट था। प्रोफेसर ने गांव की तबाही देखी तो वो बहुत परेशान हो गया।
तभी चिंटू ने उसे बताया कि राक्षस जंगल की तरफ गया है। तब प्रोफेसर और चिंटू अपनी सुपर कार में जंगल जाते हैं, जहां पर उन्हें राक्षस नजर आता है। तभी अचानक सुपर कार रोबोट में बदल जाती है और सुपर कार रोबोट और जंगली जानवर में लड़ाई चालू हो जाती है। काफी देर की लड़ाई के बाद सुपर कार रोबोट राक्षस को मार डालता है। तभी प्रोफेसर अपने बेटे से, बेटा तुम कभी किसी की बातों में मत आना, वरना इसका अंजाम हमेशा बुरा होगा, और जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहो, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा कहकर उसे समझाता है। आपने ठीक कहा पापा, मैं अब किसी की बातों में नहीं आऊंगा और हमेशा आपकी बात। एक दिन अचानक आसमान से आग का एक गोला नीचे धरती की तरफ आने लगता है, और जैसे ही जमीन पर आता है तो वहीं बहुत तेज रोशनी निकलती है और उसमें से एक जादुई मणि निकलती है। वो बहुत चमक रही होती है। वहीं इस जंगल के करीब ही शिकारपुर नाम का गांव बसा हुआ था। वहां मुन्नी नाम की लड़की अपने पिता शंकर के साथ रहती थी। वैसे मुन्नी ने बहुत सारे छोटे छोटे रोबोट रखे हुए थे। ऐसे एक दिन उसका पिता शंकर, बेटी ये रोबोट तुमने रखे हुए हैं, लेकिन इनसे हमें कोई खतरा नहीं, लेकिन ये हमारे गांव वालों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। नहीं पिताजी, कैसी बातें कर रहे हैं आप, किसी को इनसे कोई खतरा नहीं है। ऐसे एक दिन मुन्नी अपने रोबोट को साथ लेकर जंगल में घूमने जाती है। वो एक जगह पर खड़ी होकर कुछ सोच रही होती है। तभी वहीं पर एक शैतानी नाग आ जाता है। वो बहुत गुस्से में था और वो मुन्नी से, हे मानव, लगता है तुम मेरी मदद कर सकती हो। मुन्नी कुछ टाइम के लिए सोच में पड़ गई। ये तो मुझे किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ कोई शैतानी नाग जैसा लग रहा है। हाँ हाँ, तुम्हें क्या मदद चाहिए, मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम आए कहाँ से हो? मैं जहां से भी आया हूँ, तुम इसको छोड़ो। मैं एक मणि की तलाश में हूँ और वो मणि यहीं कहीं छुपी हुई है, लेकिन मैं उसे नहीं देख पा रहा हूँ। हो सकता है तुम इंसान उसे देख पाओ। अच्छा ठीक है, लेकिन जब तक तुम मुझे सारी बात नहीं बताओगे मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। ये बताओ तुम वो मणि क्यों ढूंढ रहे हो? हे मानव, तुम्हें जो कहा है बस वो करो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। अच्छा तो क्या कर लोगे तुम? बस उस शैतानी नाग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मुन्नी के रोबोट को कहीं गायब कर देता है। ये क्या किया तुमने? मेरे रोबोट वापस लाओ। वो अब नहीं आएंगे। हाँ, एक शर्त पर मैं उन्हें लेकर आ सकता हूँ, अगर तुम मेरी इस शक्तिशाली मणि को ढूंढने में मेरी मदद करोगी, वरना मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जैसा मैंने तुम्हारे उन रोबोट का किया है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मुझे एक रोबोट तो वापस कर दो। मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। सिर्फ एक रोबोट मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ। और वहीं पर वो शैतानी नाग कुछ करता है तो एक रोबोट वापस आ जाता है। जैसे ही वो मणि तुम्हें मिले, इसका इस्तेमाल मत करना, क्योंकि वो इंसानों के लिए नहीं है। चलो अब जाओ और ढूंढो इसे और मेरे पास लेकर आओ। मुन्नी बेचारी के सारे रोबोट उस शैतानी नाग ने गायब कर दिए थे, इसीलिए वो बहुत उदास होकर जा रही थी।
पता नहीं कहां से आ गया ये दुष्ट नाग, मेरे सारे रोबोट कहीं गायब कर दिए। अच्छा नहीं किया इसने, वो मणि मुझे मिल जाए बस, इससे तो मैं बदला लेकर रहूंगी। वैसे थोड़ा आगे जाने के बाद उसे कोई चमकती हुई चीज दिखती है। अरे ये क्या चीज चमक रही है, मुझे जाकर देखना हो। मुन्नी जब उसके पास जाती है तो वो वही मणि होती है जिसकी वो शैतानी नाग तलाश में था। उसे उठाकर मुन्नी, अरे ये तो वही मणि है जिसकी वो दुष्ट नाग तलाश में है, लेकिन ये यहाँ पर कैसे आई? लगता है ये मणि बहुत शक्तिशाली है, चलो इसे ट्राई करती हूँ अपने रोबोट पे। वैसे वो कुछ सोचती है और वो मणि अपनी पावर से उस रोबोट को बहुत विशाल बना देती है। अरे वाह, ये तो कमाल की चीज है। इस नाग ने तो झूठ बोला था कि ये मणि इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जल्दी से जाकर अपने पिता को दिखाती हूँ। तभी मुन्नी अपने विशाल जादुई रोबोट को अपने घर लेकर जाती है। इतना विशाल रोबोट देखकर उसका पिता बहुत डर जाता है। अब ये इतना विशाल रोबोट कहाँ से लेकर आ गई हो, और ये क्या चीज है तुम्हारे हाथ में जो चमक रही है? पिताजी, यही तो मैं आपको बताने आई हूँ, ये बहुत ही पावरफुल मणि है और इसी मणि ने ही मेरे रोबोट को ऐसे विशाल बना दिया है। लेकिन अब मैं उस शैतानी नाग से बदला लूंगी, उसने मेरे सारे रोबोट गायब कर दिए। ये कहकर मुन्नी अपनी खड़ी एक बाइक और विशाल रोबोट के साथ वहां से गायब हो गई और सीधा वहीं जाती है जहां उस शैतानी नाग ने कहा था। वो नाग भी वहीं पर था। ये मणि मुझे मिल गई है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगी, और तुमने झूठ बोला था कि ये मणि इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मुन्नी वहीं पर कुछ सोचती है और वहीं पर वो साधारण बाइक और वो रोबोट मिलकर एक बहुत ही शक्तिशाली जायंट रोबोट फायर बाइक में बदल जाते हैं। मैजिकल मून थीफ रोबोट। चंदापुर नामी गांव में रहने वाले हर रोज चांद की तपस्या करते थे। उस गांव में सब चांदी का कारोबार करते थे। उनका ये मानना था कि चांद उनके धंधे की तरक्की में खूब मदद करेगा, इसीलिए वो हर रोज आसमान की ओर देखकर चांद की तपस्या करते थे। वो सारे गांव वाले बहुत कंजूस थे। उस गांव में जयप्रकाश नामी आदमी ने शहर से नया रोबोट खरीदा और किराए पर गांव वालों के काम करने लगा। वो बेचारा गांव में लोगों के काम तो करता था, लेकिन कोई भी उसे पैसा देने को तैयार ना था। सभी कोई ना कोई बहाना बनाकर उसका पैसा हड़प कर जाते थे। एक दिन फिल्म वालों ने फिल्म की शूटिंग के लिए गांव में एक सेट बनाया। आर्ट डायरेक्टर ने जयप्रकाश को बुलाया और कहा, सुनिए जयप्रकाश जी, मैंने बड़ी मेहनत से एक आर्टिफिशियल चांद बनाया है। अगर उसे ट्रक में लेकर आए तो उसके टूटने का डर है, इसीलिए इसे बड़े ध्यान से आपके रोबोट की मदद से लाना होगा। ये लो एडवांस। कहकर जयप्रकाश को पैसे दिए। तब जयप्रकाश खुश होकर, साहब, मुझे पैसे देने वाले आप पहले व्यक्ति हैं। वैसे आपने ये चांद बनाया किस लिए साहब? क्या तुम नहीं जानते, हमारी फिल्म का हीरो सुपरस्टार बलिकांत है। एक सीन में वो चांद को रस्सी से खींचकर हीरोइन को भेंट करते हैं, फिर वो इनसे प्यार करने लगती हैं। तुम तो जानते ही हो ना कि वो कुछ भी करें लोग देखते हैं। सच कहते हो साहब, इससे पहली फिल्म में उन्होंने पृथ्वी को फुटबॉल की तरह लात मारी थी, तब सारे थिएटर में सीटी बजने लगे थे। मैं कल रात अपने रोबोट की मदद से आपके चांद को लेकर आ जाऊंगा, आप चिंता बिल्कुल ना करें। अगले दिन चंदन ग्रहण था। इस बात से अनजान गांव वाले चांद को देखने के लिए आसमान की तरफ ताक रहे थे। चांद दिखाई नहीं दिया तो सब परेशान होने लगे। ये क्या बात है रे, आसमान में बादल नहीं फिर भी चांद दिखाई नहीं दे रहा। तभी वहां एक ज्योतिषी आया। उसने गांव वालों से कहा, जिसका डर था वही हुआ, किसी ने चांद की चोरी की है। अब हमारे गांव में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। चांद की चोरी वो कौन कर सकता है? लाखों साल में एक बार ऐसा होता है और वो केवल एक मानव ही कर सकता है। आज ही उसे ढूंढना होगा और उसे मिन्नतें करके उसे आसमान में पहुंचाना होगा, वरना जिंदगी भर चांद फिर कभी आसमान पर नहीं होगा और आपका चांदी का धंधा भी ठप हो जाएगा। सभी गांव वाले थर थर कांपने लगे। तभी जयप्रकाश और उसका रोबोट चांद को उठाकर गांव में प्रवेश हुआ। उसे देखकर गांव वाले दंग रह गए। सबने जयप्रकाश और उसके रोबोट को रोका। जयप्रकाश जी, यूं चांद की चोरी करना आपको शोभा नहीं देता।
कृपया करके इसे फिर से आसमान में भेज दीजिए प्लीज। चांद को मैंने नहीं चुराया है, मुझ में अपार शक्तियां आ गई हैं। मैं सिर्फ चांद के साथ खेलना चाहता था, इसीलिए इसे नीचे उतारा। मैं इस चांद को अपने घर ले जाऊंगा और अपने बेटे को खेलने के लिए दूंगा। चांद आसमान में रहे तो हो सकता है कि आपका फायदा हो, लेकिन मेरा कोई फायदा नहीं है। अब मैं चलता हूँ। भैया ऐसा मत कहो, अगर चांद नहीं रहा आसमान में तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो, बस चांद को छोड़ दो। ठीक है, अगर आप इतनी ही मिन्नतें कर रहे हैं तो मैं चांद को छोड़ देता हूँ। अगर आप सब मिलकर मुझे 20 लाख रुपए दे दें तो मैं चांद को अभी छोड़ दूंगा। सब तुरंत गए और पैसे लाकर उसे दे दिया। ठीक है, कल रात तक चांद आसमान में होगा, आप सब शांति से सो जाइए। सबके जाने के बाद जयप्रकाश ने उस ज्योतिषी को थोड़े पैसे दिए। इन कंजूसों को तुमने बहुत अच्छा सबक सिखाया बेटा। ये लोग मुझसे अपनी कुंडली बनवाते थे लेकिन पैसे नहीं देते थे। इनके पास पैसे तो हैं लेकिन दिमाग नहीं है। ये लोग ये भी नहीं जानते कि चंदन ग्रहण क्या होता है। 20 लाख रुपए लेकर जयप्रकाश खुशी खुशी अपने घर चला गया। अचानक साधु बाबा ने अमर, प्रेम और शंकर के लिए 3 जादुई रोबोट प्रकट किए। तीनों रोबोट से सोना, पैसे और हीरे निकलने लगे। लेकिन आखिर साधु बाबा ने अमर, प्रेम और शंकर को वो 3 जादुई रोबोट्स क्यों दिए और वो तीनों इस जंगल में क्या कर रहे थे? आइए देखते हैं इस कहानी में। 3 मैजिकल रोबोट, मनी रोबोट। एक गांव में अमर, प्रेम और शंकर नाम के 3 दोस्त रहते थे। तीनों दोस्त कोई भी काम नहीं करते थे, सिर्फ गांव में आवारा फिरना और लोगों को उल्लू बनाना और उनसे पैसे ऐंठने का काम करते थे। इनके बड़ी बड़ी बातें फेंकने की वजह से इन्हें सारे गांव वाले फेंकू राम कहकर बुलाते थे। ऐसे ही वो तीनों एक दिन गांव के चौराहे पर लोगों से बात कर रहे थे। तीनों दोस्तों में से अमर ने कहा, अरे भैया, हम तीनों के पास जादुई रोबोट हैं जिनसे पैसा, सोना और हीरे निकलते हैं। और हाँ भैया, अगर आपको इनमें से पैसे, सोना या हीरे चाहिए हो तो आपको हमें बस 10,000 देने होंगे। उनकी ये बातें सुनकर वो आदमी भी उनकी बातों में आ गया और वो उनको पैसे देने ही वाला था कि तभी एक औरत वहां आई और उसने कहा, अरे अब तुम तीनों ने मिलकर ये क्या फेंकना शुरू कर दिया है? भैया, आप इन तीनों की बातों में मत आइए, ये हमेशा ऐसी ही बातें करके लोगों को फंसाते रहते हैं। उस औरत के बीच में आकर उस आदमी को रोकने की वजह से प्रेम ने कहा, अरे यार, ये औरत भी ना, इसे भी इसी वक्त बीच में आना था, सारा खेल बिगाड़ दिया हमारा। तभी उस औरत ने उनसे कहा, अरे आप तीनों कोई काम क्यों नहीं करते? और वैसे भी जादू वादू कुछ नहीं होती, समझे? ऐसा कहकर वो औरत वहां से चली गई। लेकिन इन तीनों की कही हुई रोबोट की बातें पूरे गांव में फैल गईं। गांव के पास ही एक जंगल था और उस जंगल में रहने वाले गब्बर नाम के डाकू को भी इस बारे में पता चल गया और उसने कहा, हमें हर हाल में वो जादुई रोबोट हासिल करना होंगे, उसके बाद ही मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। जादुई रोबोट चुराने के लिए अपने साथियों के साथ इसने एक प्लान बनाया और उसी रात उसने गांव पर हमला कर दिया। गब्बर ने इन तीनों लड़कों को पकड़ लिया, लेकिन जब उसने जादुई रोबोट्स के बारे में उनसे पूछा तब उनमें से शंकर ने कहा, गब्बर जी, हमें माफ कर दो, हमारे पास कोई भी जादुई रोबोट नहीं है। हाँ, हमने बस यूं ही पैसे ऐंठने के लिए लोगों से झूठ बोला था। हाँ गब्बर जी, प्लीज हमें छोड़ दो, हमारे पास कोई भी जादुई रोबोट नहीं है। क्या कहा? तो ये सब तुम्हारी फैलाई हुई अफवाहें थी? कोई बात नहीं बेटा, यहाँ तक आया हूँ तो मैं खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा ना, कुछ तो लेकर ही जाऊंगा। सुनो साथियों, इस पूरे गांव को लूट लो। गब्बर अपने साथियों को सारे घरों को लूटने के लिए कहा। गब्बर सारे घरों से पैसे और जेवर उठाकर वहां से चला गया। सारे गांव वाले उन तीनों लड़कों पर बहुत ही गुस्सा हुए। दूसरे दिन इन तीनों लोगों को चौराहे पर खड़ा किया गया। एक गांव वाले ने कहा, आज इन तीनों की वजह से हम लूट गए। इन तीनों को गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, मैं तो कब से कह रही थी कि इन तीनों को गांव से बाहर कर दो। मेरे सारे पैसे और जेवर गब्बर चुरा कर ले गया। गांव वालों ने इन तीनों को गांव से बाहर निकाल दिया।
बेचारे तीनों ही गांव से निकलकर जंगल की तरफ गए, लेकिन जंगल में चलते चलते ही बीच रास्ते में उन्हें एक साधु बाबा जख्मी हालत में पड़ा हुआ मिला। तभी अमर ने कहा, अरे देखो, यहाँ एक साधु बाबा पड़े हुए हैं और ये जख्मी हैं। लगता है किसी ने इन पर हमला किया है। हाँ हाँ, चलो दोस्तों, हमें इस साधु बाबा की मदद करनी चाहिए। ऐसा कहकर वो तीनों साधु बाबा के पास गए। साधु बाबा को उठाकर उन्होंने एक पेड़ के पास रख दिया, उन्हें पानी पिलाया और उनके जख्मों पर जंगल की जड़ी बूटियों का मरहम लगाया। थोड़ी ही देर में साधु बाबा होश में आ गए। साधु बाबा एक अंतर्यामी थे। इन तीनों की तरफ उन्होंने बड़े ध्यान से देखा और वो सारी बात समझ गए कि इन तीनों के साथ क्या क्या हुआ है। तभी साधु बाबा ने कहा, आप तीनों का बहुत धन्यवाद बच्चों। तुम तीनों ने लोगों से पैसे ऐंठने के लिए जो बात गांव में फैलाई थी, अब वो सच हो जाएगी। बाबा, पर आपको ये बात कैसे पता चली? अरे बच्चों, मेरी ये हालत भी तुम्हारी वजह से हुई है। गब्बर मिला था मुझे रास्ते में। उसे लगा कि मेरे पास रुपए पैसे होंगे। जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने मुझे खूब मारा और वो चला गया। तब इन तीनों ने साधु बाबा से माफी मांगी और आज के बाद ऐसी कोई भी अफवाह नहीं फैलाएंगे, इस बात का वचन दिया। तब साधु बाबा ने अमर, प्रेम और शंकर के लिए अपने जादू से 3 जादुई रोबोट प्रकट किए, मैजिकल मनी रोबोट, गोल्डन रोबोट और डायमंड रोबोट। तभी साधु बाबा ने कहा, आज के बाद आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। इन रोबोट से मिलने वाले पैसे, सोने और हीरो से तुम गरीब लोगों की मदद करना। तभी इन जादुई रोबोट से पैसा, सोना और हीरे निकलने लगे। तब वो तीनों खुशी खुशी अपने रोबोट्स को लेकर गांव आ गए और गांव वालों का जितना भी नुकसान हुआ था उन सब में वो पैसे, हीरे और सोना बांट दिया और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे।